गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन दिख रही है? नो सर। नो सर। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने जो विजुअल से पावर बीआई के उसमें से कुछ एक 7 विजुअल देखे थे स्कैटर चार्ट तक। आगे की जो विजुअल है उसको हम थोड़ा गो थ्रू करेंगे। नेक्स्ट विजुअल आता है पावर बीआई में पाई चार्ट। तो पाई चार्ट यहाँ पे मेंशन है, ये आप इस पे होवर करोगे तो ये दिखाई देगा पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब एक फुल सर्कल होता है और उसमें जो आपकी मेजर्स की वैल्यू होती है वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है किसी कैटेगरी के बेसिस पे। ठीक है, सो लेट्स से अगर मैंने सेल्स को कंट्री वाइज या रीजन वाइज मुझे देखना है तो पाई चार्ट लुक लाइक दिस। अलग अलग पाई बनेंगे, एक एक सर्कल्स में अलग अलग पाइज बनेंगे और वो डिनोट करेंगे कि कितनी उस रीजन की क्वांटिटी है। यहाँ पे रीजन्स हमें अलग अलग कलर से दिखाई देते हैं, इसको हम लेजेंड्स कहते हैं। और इस पर्टिकुलर कलर के साथ उस पर्टिकुलर रीजन की क्वांटिटी और उस वो रीजन कितने परसेंटेज होल्ड करता है आउट ऑफ टोटल 100, वो परसेंटेज में हम उसको देख सकते हैं। प्लस डेटा लेबल्स अगर हमें ऑन करने हैं तो डेटा लेबल्स भी हम ऑन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं से ये मैंने पाई चार्ट लिया, इस पाई चार्ट को मेरे पास यहाँ पे लेजेंड्स एंड वैल्यूज ऐसे दो ऑप्शंस होते हैं पुट करने के लिए। जैसे मैं लेजेंड्स में पुट करते हैं हम कैटेगरी नेम और वैल्यूज के सेक्शंस में मेजर्स या जो भी कैलकुलेटेड जो न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम पुट कर सकते हैं। जैसे अपने केस में अभी हमने मेजर्स नहीं बनाया तो ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है उसको हम एज अ पुट करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको पुट करता हूँ तो ये पर्टिकुलर जो कैटेगरीज है जैसे एक्सेसरीज बाइक्स क्लोथिंग ये मेरी कैटेगरीज है, तो उस कैटेगरीज की ये परसेंटेज वाइज मुझे इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, इसके फॉर्मेट्स में अगर आपको इसके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। एक्सेसरीज को अगर मैंने सेलेक्ट किया, इसको मुझे कोई और कलर चाहिए, जैसे मुझे ये चाहिए, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कलर्स को। ठीक है, प्लस जो डेटा लेबल्स है, डेटा लेबल्स में मुझे डेटा लेबल्स कहाँ पे चाहिए, आउटसाइड चाहिए, इनसाइड चाहिए, तो वो मैं अरेंज कर सकता हूँ। जो लेबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं उस लेबल्स में कौन सी वैल्यू चाहिए, जैसे यहाँ पे अभी डेटा वैल्यू और परसेंटेज दिख रहा है तो मैं सिर्फ डेटा वैल्यू भी ले सकता हूँ या सिर्फ परसेंट ले सकता हूँ, डिपेंड अपॉन कि आपको कौन सा डेटा वहाँ पे दिखाना है। अगर मैंने ऑल डिटेल्स किया तो वो ऑल दिखाएगा इंक्लूडिंग उस पर्टिकुलर कैटेगरी के नेम के साथ। ठीक है, सिंपल है पाई चार्ट, कुछ उसमें ज़्यादा नहीं है। जस्ट आपको कैटेगरी लेनी है, कोई भी एट्रीब्यूट लेना है और उस एट्रीब्यूट के साथ आपको किसी भी फील्ड, किसी भी न्यूमेरिकल कॉलम या कोई कैलकुलेशंस को आपको कंपेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कितने कर सकते हो। बट पाई चार्ट्स में हमेशा ये जो लेजेंड्स में हम जो वैल्यूज डालते हैं ये हमेशा सॉरी, ये हमेशा या 3 4 या 5 रहेंगी तो ही बेटर है। लेट्स से कि कैटेगरी नेम में हमारे वैसे 3 ही मेन कैटेगरी एक्सेसरीज बाइक्स एंड क्लोथिंग। अगर मैं इस कैटेगरी की नेम की जगह पे सब कैटेगरीज का नाम डालूँ, जैसे मैं प्रोडक्ट सब कैटेगरीज से सब कैटेगरीज का नाम यहाँ पे मैंने अगर पुट किया तो ये जो चार्ट है ये क्लमजी दिखेगा, मतलब बहुत सारे उसमें कैटेगरीज है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी वैसे दिखाएगा, बट इसका कोई सेंस बनता नहीं है, वो आप रीड आउट करने के लिए मुश्किल रहेगा। सो लेजेंड्स में या कैटेगरीज में जो कैटेगरीज कम है क्वांटिटी में, उन कैटेगरीज को हम डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर वे दिखा सकते हैं। जैसे अपने केस में अपन ने कैटेगरी को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो ये हो गया पाई चार्ट। सेम वे इसके साइड में दूसरा एक चार्ट है डोनट चार्ट। ठीक है,
पाई चार्ट और डोनट चार्ट सेम ही है। अगर देखो मैंने ये चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं पाई डोनट पे क्लिक करता हूँ तो सेम चार्ट बस बीच में हॉलो रहेगा, लाइक डोनट। जैसे हम डोनट खाते हैं उस डोनट की तरह इसका शेप दिखता है, इसलिए इसको डोनट कहते हैं। ऑल फंक्शंस, ऑल ऑप्शंस आर सेम लाइक आपके पाई चार्ट की तरह, ठीक है। कुछ sorry। तो यहाँ पे जो स्लाइसेस है, स्लाइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसे वहाँ पे हमने किया था स्पेसिंग जो है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्पेसिंग, जैसे कि ये जो इनर रेडियस होती है, ये इनर रेडियस को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने इसको कम किया, ज़्यादा किया, तो ये डिपेंड करता है कि आपको वो कैसे दिखाना है वो चार्ट, ठीक है। दोनों चार्ट समझ में आ गए, पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट। सर डोनट एक बार फिर से बता दीजिए जरा। सो बेसिकली डोनट जो है सिमिलर टू पाई चार्ट है। पाई चार्ट समझ में आ गया आपको? जैसे मैंने इसको अगर पाई में कन्वर्ट किया हुआ है, स्लाइसेस में मैंने डोनट चार्ट में सर मतलब सर उसी में आएगा, सर्कल में सारा डेटा आएगा, हाँ सर्कल में सारा पूरा सर डेटा जो है। ये जैसे व्हील बना पाई में हुआ है, आता है, पाई में राइट। पूरा जो विजुअल होता है ओके, वो पूरा सर्कल में फिलअप ओके सर, होता है। गॉट इट सर। सेम ये डोनट जैसा ही दिखेगा, बस सेम ही ऑप्शन है। बस इसमें एक ऑप्शन आता है कि जो स्पेसिंग होती है, जो इनर यस सर, रेडियस होता है ना, उसको आप गॉट कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट विजुअल आता है, ये ट्री मैप आता है, ओके सर। ठीक है। सो नेक्स्ट विजुअल आता है ट्री चार्ट। बेसिकली ये जो ट्री चार्ट होता है, जो आपका हेरार्किकल डेटा होता है, उस हेरार्किकल डेटा को, लेट्स से मेरे पास कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, ये मेरा हेरार्किकल डेटा है। तो उस हेरार्किकल डेटा को मैं शो करने के लिए ट्री मैप को यूज कर सकता हूँ। इस ट्री मैप में क्या होता है कि लेट्स से मैंने ट्री मैप सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पे डोनट चार्ट के साइड में ट्री चार्ट है। तो ट्री चार्ट्स में अगर लेट्स से मैंने कैटेगरी में कैटेगरी नेम को पुट किया हुआ है, okay? और वैल्यूज के सेक्शन में मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को पुट किया हुआ है। तो ये इन द शेप ऑफ स्क्वायर बॉक्सेस के शेप में ये चार्ट मुझे शो करेगा। जिसका बॉक्स सबसे बड़ा होगा वो कैटेगरी सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब उसकी सबसे ज़्यादा ऑर्डर क्वांटिटी है। सो बॉक्सेस के साइज के ऊपर ये चार्ट्स डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। हेरार्किकल डेटा इन द सेंस कि जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी प्रोडक्ट सब कैटेगरी का नेम भी यहाँ पे पुट किया, ठीक है। और अच्छा ठीक है, इतना काफ़ी है। तो हेरार्किकल डेटा इन द सेंस की लेट्स से अभी एक्सेसरीज है और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होते हैं। ये ऑप्शंस में आपको बाद में ऑफिस से हम डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ ड्रिल अप और ड्रिल डाउन जैसे ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेरार्किकल डेटा डाला हुआ है, कैटेगरी नेम एंड सब कैटेगरी नेम। तो ड्रिल अप ऑप्शंस में यूज करके लेट्स से एक्सेसरीज है, तो मैं अगर एक्सेसरीज पे क्लिक करूंगा तो एक्सेसरीज के अंदर की जो सब कैटेगरीज होगी वो यहाँ पे मुझे हाईलाइट करेगी वो, ठीक है। अगर मैंने बाइक्स पे क्लिक किया तो बाइक्स के अंदर की जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज सिर्फ यहाँ पे सब कैटेगरीज हाइट मतलब शोकेस होगी मुझे। सो ड्रिल अप ड्रिल डाउन का ये फंक्शनलिटी है मोस्टली हेरार्किकल डेटा को ऐसे शोकेस करने के लिए। बाकी के विजुअल्स में भी जिस जिस विजुअल्स पे हम कैटेगरी पुट करते हैं तो वहाँ पे भी हेरार्किकल डेटा को हम पुट कर सकते हैं। और ड्रिल अप ड्रिल डाउन जैसे बार चार्ट हो गए, कॉलम चार्ट हो गए, उसमें भी ये शो कर सकते हैं। बट मोस्टली हेरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्री मैप को यूज किया जाता है, ठीक है। बस स्क्वायर शेप में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि सबसे ज़्यादा जो स्क्वायर रहेगा उतनी उस पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू की अमाउंट रहेगी या क्वांटिटी रहेगी। अपने केस में अगर मैं देखूँ तो ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो एक्सेसरीज इस पर्टिकुलर कैटेगरी की सबसे ज़्यादा है कंपेयर टू बाइक्स एंड क्लोथिंग, ठीक है। ये ट्री मैप समझ में आ गया? यस सर। सो नेक्स्ट विजुअल आता है मैप विजुअल। अगर मेरे पास कुछ जियो स्पेशल डेटा है, जैसे मेरे पास कंट्री है, कोई रीजन है या सिटी है, जो जियोग्राफिकल आइडेंटिशन है, जैसे कि मान लो कि हमारे इंडिया की कुछ स्टेट्स के नाम है, सिटीज़ के नाम है, तो उस पर्टिकुलर सिटी को हम मैप में उसको मार्क कर सकते हैं। अगर मैप विजुअल्स के मेरे पास मल्टीपल विजुअल्स हैं यहाँ पे, बट मोस्टली कॉमनली यूज होता है ये मैप विजुअल।
ठीक है। मैप विजुअल जब आप यहाँ पे लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका व्यू ऐसे होता है। यहाँ पे लोकेशंस, लीजेंड्स, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके डेटा में जैसे लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड्स, ये पता है आपको लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्जिट्यूड्स पता है? नहीं सर। अपना जो जैसे मैप होता है ना, तो मैप में वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस होती है, राइट? तो यस वो सर वो जो गॉट इट। इंटरसेक्शन जो होता है ना उसका, उसको हम लैटिट्यूड, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड बोलते हैं कि किसी भी पॉइंट्स को मार्क करने के लिए उसको यूज किए जाते हैं मैप्स के ऊपर। तो अगर आपके पास डेटा में लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड प्रेजेंट है, एक मिनट, जस्ट आज सर तो मार ही देगा बच्चे को। बट सर लॉंगिट्यूड आणि लॅटिट्यूड नंबर वाईज मध्ये लोकेशन दाखवलं जातं ना त्याच्या. क्या बोल रहे हो? हॅलो सर, लॉंगिट्यूड लॅटिट्यूड हे जर आपल्याला कुठलं तरी लोकेशन दाखवायचं असेल ते मॅप न्यूमेरिकल मध्ये दाखवलं जातं ना ते. हो, म्हणजे लैटिट्यूड आणि लॉन्जिट्यूड जो होता है ना, वो एक्चुअली कुछ न्यूमेरिकल जैसे 1.100 समथिंग कुछ ऐसी वैल्यू होती है, और लॉन्जिट्यूड की भी कुछ 103.41 समथिंग कुछ वैल्यू होती है। तो वो जो वैल्यूज होती है वो डेटा में आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब अगर किसी कोई डेटा है आपके पास, लेट्स से मेरे पास कोई डेटा है, उस डेटा में अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड प्रेजेंट है तो उसको आप इस मैप विजुअल में यूज कर सकते हो। अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड प्रेजेंट नहीं है आपके डेटा में, और सिर्फ जैसे कि मेरे पास ये टेरिटरीज का टेबल है, उसमें कंट्री, रीजन्स एंड कॉन्टिनेंट ऐसे ये कुछ जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशंस है, जैसे कॉन्टिनेंट है, कंट्री एंड रीजन्स है, तो मैं इन पर्टिकुलर चीज को, मैं फील्ड्स को यूज कर सकता हूँ मैप्स के अंदर। बट सबसे पहले फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको, जैसे कि ये कंट्री का जो मेरा कॉलम है जिसमें कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं ना, तो उस पर्टिकुलर कॉलम्स को मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि उस कॉलम्स में जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन में जियोग्राफिकल डेटा है। तो कैसे, जैसे मैं अगर डेटा व्यू में जाता हूँ, इस पर्टिकुलर टेरिटरी टेबल्स को अगर मैंने सेलेक्ट किया तो कंट्री का जो कॉलम है मेरा यहाँ पे, इसमें क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, फ्रांस। तो अभी पावर भी है, ठीक है, आपने इसको मैप में डाला तो वो आइडेंटिफिकेशन ले लेगा, मतलब उसको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है। बट कभी कभी क्या होता है कि वो उसको समझ में नहीं आता मैप्स विजुअल्स को कि दिस पर्टिकुलर थिंग, इसको आपको एज अ कंट्री मार्क करना है उस मैप में। तो इस केस में अपन क्या करते हैं ऑलवेज कि उस पर्टिकुलर कॉलम्स को जियोग्राफिकली हम उसका डेटा कैटेगरी जो होता है ना वो मेंशन कर देते, जैसे कि इस कॉलम को मैंने अगर सेलेक्ट किया डेटा व्यू में जाकर टेबल्स व्यू में, तो यहाँ पे डेटा कैटेगरी जो फील्ड होती है ना, तो यहाँ पे हमें उसको मेंशन करना पड़ता है कि दिस फील्ड्स बिलोंग टू कंट्री, ये कंट्री है। तो इसको अगर मैं चेंज करूंगा तो यहाँ पे एक स्पेरिकल, जैसे अपना मैप होता है या अर्थ होता है ना, वैसे एक स्पेरिकल सिंबल आ जाएगा, तो ये डिनोट करता है कि दिस इज जियोग्राफिकल डेटा। तो इसको अगर आप मैप में यूज करेंगे तो वो यूनाइटेड स्टेट्स को कोई कंट्री ही लेगा, दूसरा कुछ और जगह पे उसको मार्क नहीं करेगा। तो हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को एक कंट्री है और आपने इसको चेंज नहीं किया हुआ, और मैप्स पे उसको कहीं पे यूनाइटेड स्टेट्स ऐसे मिल गया है जिसका जो कहीं और जगह पे है, किसी नाम नाम से उसको किसी ने मैप पे डाला हुआ है, तो वो उसको भी पकड़ सकता है उस केस में, यूनाइटेड स्टेट्स उस पर्टिकुलर लोकेशन में। तो अगर आपने इसको कैटेगराइज एज अ कंट्री किया हुआ है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स को कंट्री ही कंसिडर करेगा और उसी पॉइंट को मार्क करेगा, ठीक है। तो मैप विजुअल में इस केस में इस कंट्री को जो होता है, ये जो जियोग्राफिकल डेटा होता है, आपके पास सिटी, कंट्री, कॉन्टिनेंट का नाम रहता है, तो रीजन्स के नाम रहते हैं, तो आप इसको लोकेशन फील्ड में डालते हो। अगर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आपके पास है तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल सेक्शंस में लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में उसको पुट करते हो। उस केस में आपको लोकेशन फील्ड की देने की जरूरत नहीं होती, मतलब वो मैप विजुअल लेता नहीं है वो लोकेशन फील्ड, क्योंकि उसको पता है कि आपने ऑलरेडी लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड डाला हुआ है। लोकेशन फील्ड वो देगा नहीं, क्योंकि मैप विजुअल में आप एज एटलीस्ट फिर लोकेशन, नहीं तो फिर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ऐसे पुट कर सकते हो, दोनों एक साथ पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैंने कंट्री यहाँ पे लोकेशंस में डाला है, और ये जो सर मैप गलत आ रहा सर। हाँ मैप जो है ना साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया एशिया, वो मतलब परफेक्ट दिखा रहा है उसका ना। दिखाएगा परफेक्ट, क्योंकि हमने उसको कंट्री को एज अ जियोग्राफिकल डेटा को सेट किया हुआ है ना। नहीं भी करते हैं आप
तो भी वो दिखाएगा, क्योंकि डेटा में इतना डेटा नहीं है आपके पास अभी, ठीक है। सिंपल डेटा है कंट्री के नाम से, तो वो ले लेगा। बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हमेशा लोकेशन की जो फील्ड होती है उसको आप जियोग्राफिकल उसको कैटेगरी को, डेटा कैटेगरी को चेंज करो। कभी मतलब कभी, मैप मैप परफेक्ट दिखा रहा है, वो बता रहा हूँ सर मैं। हाँ जी, ठीक है। तो अभी इस कंट्री को जैसे मैंने इस पर लोकेशन में डाला, तो वो मैप्स पे मार्क कर लेगा उसको, ठीक है। तो अभी मुझे ऐसे देखना है कि अभी तो बस ये पॉइंट मार्क हुए कि पर्टिकुलर कंट्री कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखो, ये बबल साइज जो है ना यहाँ पे नीचे, इस बबल साइज में मैं डाल सकता हूँ। लेट से मान लो कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है, अगर मैंने इस ऑर्डर क्वांटिटी को इस बबल साइज में डाला, तो वो क्या करेगा कि उस पर्टिकुलर कंट्री की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है वो मुझे यहाँ पे दिखाएगा, ऐसे, ठीक है। जैसे कनाडा हो गई, या ये यूनाइटेड किंगडम हो गया, इंडिविजुअल कंट्री की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो यहाँ पे मुझे वो सम अप करके दिखाएगा। अगेन, जो अपने सारे विजुअल्स होते हैं, उस विजुअल्स के अंदर ये टूल टिप नाम का एक ऑप्शन भी होता है, जहाँ पे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शो कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये मैंने ये वाला न्यूमेरिक कॉलम में मैंने ये टूल टिप में डाला, हो सकता है आपके पास प्रॉफिट हो, सेल्स हो, ऐसे अलग अलग के कैलकुलेशन आपने बनाए, तो मैंने ये टूल टिप पे डाला, और अगर मैंने इस पे होवर किया, तो फिर वो मुझे क्या दिखाएगा, दोनों दिखाएगा, जो टूल टिप में आपने डाला हुआ है वो, प्लस बबल साइज जो है वो। तो ऐसे आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी उस पर्टिकुलर पॉइंट्स की अपने यूजर्स को दे सकते हो, ठीक है। तो मैप यूजर बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री के लिए या रीजन्स के लिए जो आप कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन की कितनी वैल्यूज है वो शोकेस करता है एक्चुअल मैप्स पे, ठीक है। समझ गए मैप यूजुअल? सर आप ये सारे चार्ट्स को सर एक बार सर प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन करेंगे ना सर आगे फिर से? सारे चार्ट्स तो नहीं, जितने चार्ट्स हम रिपोर्ट्स बनाने के लिए यूज करेंगे उतने चार्ट्स तो हम वापस से देखेंगे। सारे चार्ट्स तो बेसिक बेसिक चार्ट्स है, जितने ओके। चार्ट्स हमने इसमें लिए हुए हैं ना, वो तो सारे बेसिक ही चार्ट्स है। इसमें से हम्म। अपन पाई चार्ट, डोनट चार्ट, बार यस चार्ट, सर। कॉलम चार्ट, गेट चार्ट, ये सारे यूज करेंगे। मैप वगैरह ये सारे यूज करेंगे उस टाइम पे, तो अपन वापस से उनको वैल्यूज उसमें पुट करके एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे उनका। बट मोस्टली जैसे स्कैटर चार्ट वगैरह जो हो गया, तो उसका अपने अच्छा पास सर। कुछ है नहीं है। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वापस से आपको उसका एक बार वापस डेमो दे दूंगा कि कैसे वर्कआउट करता है वो, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, वैसे भी तो ये आपके पास पीपीटी तो आपके पास है फॉर अंडरस्टैंडिंग, राइट। और कुछ समझता नहीं तो यस मैं तो सर। अवेलेबल हुई, कभी भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट चार्ट आता है गॉड चार्ट। ये गॉड चार्ट बेसिकली क्या होता है, जैसे अपना गाड़ी का कुछ एक स्पीडोमीटर होता है, राइट। जैसे अभी तो डिजिटल स्पीडोमीटर है, बट एनालॉग स्पीडोमीटर अगर मैंने देखा तो एक निडल होती है और स्पीड की कुछ रेंज दिखाई होती है। तो निडल्स हमें क्या दिखाती है कि कितना गाड़ी का स्पीड है, राइट। सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं गॉड चार्ट। सो वो एक सिमिलर कंसेप्ट है इस केस में। तो अगर मैं इस गॉड चार्ट्स में मुझे क्या देना पड़ता है, एक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है यहाँ पे, एंड देन एक टारगेट वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे एक सेल की वैल्यू रहेगी, मैं विजुअल पे आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे पास एक सेल की वैल्यू रहेगी, तो ये चार्ट मुझे क्या शो करता है, लेट्स से ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ब्लू कलर का, तो ये मेरा सेल की वैल्यू है जो मैंने वैल्यू के सेक्शन में डाला हुआ है। और यहाँ पे जो टारगेट के सेक्शन में मैंने डाला हुआ है, तो उस वैल्यू का अचीव करने का एक टारगेट मैंने उसको प्रोवाइड किया हुआ है। तो वो टारगेट ऐसे नीडल के तौर पे यहाँ पे वो शोकेस करेगा। तो इस चार्ट से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि टूवर्ड्स द टारगेट मेरी प्रोग्रेस कितनी है, राइट। अगर मैंने 200K का अगर मेरा टारगेट है, तो एक्चुअल मेरा जो सेल हुआ है वो हुआ है 182.76। सो ये गॉड चार्ट बेसिकली क्या शो करता है कि टारगेट टूवर्ड्स द गोल, मेरा एक टारगेट है और उस टारगेट के तरफ मेरा कितने प्रोग्रेस हुआ है, ये गॉड चार्ट एक्सप्लेन करता है। यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे अगर गॉड चार्ट आपको दिखाऊं, तो लेट से मैंने क्या किया, ये ऑर्डर क्वांटिटी को लेट से अपन यहाँ पे वैल्यू में पुट करते हैं। तो अभी इसकी एक क्वांटिटी है 84K करके,
तो मान लो कि अपने पास एक टारगेट नहीं है, तो मैं एक टारगेट फटाफट बना लेता हूँ, एक मैन्युअली मैं बनाता हूँ टारगेट से। ये मैंने टारगेट बना दिया। इस टारगेट की वैल्यू को मैंने यहाँ पे टारगेट वैल्यू में डाला। ये दिख रहा है 95K का एक मेरे पास एक निडल आया है यहाँ पे। तो मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो टारगेट में पहुंचने तक अभी इतना दिखा रहा है कि वो टारगेट से इतनी दूर है। तो प्रोग्रेस कितना हुआ, 84K हुआ है। तो ऐसे ही ये गॉड चार्ट्स वर्क करता है। इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, लेट्स से मान लो कि आपने आपकी सेल्स चल रही है, तो लेट्स से अभी इस महीने आपकी सेल्स, लास्ट महीने आपकी सेल्स हुई है लेट्स से 20,000, ठीक है। तो आप टारगेट क्या दे सकते हो? क्वेश्चन था हाँ सर, जैसे कि अभी ये वाली जो चार्ट बनाए या जो भी हम डैशबोर्ड बनाएंगे, जो भी वट एवर, तो हमने अभी लास्ट लास्ट मंथ का सारा डेटा हमने डाल दिया इसमें। फिर जब नेक्स्ट मंथ का सेल होगा या उसके नेक्स्ट मंथ का सेल होगा, तो ये अपने आप ही मूव करेगा ये सारा चार्ट। मतलब मैं समझा नहीं, कैसे कैसे बोल रहे हो? जैसे अभी हमने ये वाली मैप बना दी है, मतलब चार्ट बनाया, ठीक राइट? है, ये वाली चार्ट बना दिया। हाँ, 95,000 में टारगेट डाले। हम्म। तो जब हमारा सेल जैसे नेक्स्ट मंथ में होगा, 95,000 से में टारगेट पूरा हो गया, तो ये अपने आप ही हो जाएगा ना, ये कि हमें करना पड़ता है कि अ, खुद से होता चाहिए। ये अभी देखो, जैसे वैल्यू के सेक्शन में जो आप कैलकुलेशन बनाते हो ना, जैसे मैंने ये ऑर्डर क्वांटिटी का एक कैलकुलेशन बनाया है, और मैंने कैलकुलेशन में जैसे मैंने ये अभी मेजर्स में कुछ 95,000 का टारगेट दिया हुआ है, ऐसे ही मैं कैलकुलेशन लिखूंगा कि ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉलम है उसकी सम करो, ठीक है। तो वो उस मेजर को या उस न्यूमेरिक कॉलम को मैंने यहाँ पे डाल दिया, ऑर्डर क्वांटिटी को। तो इसके साथ मेरे और भी विजुअल्स यहाँ पे होते हैं, जैसे स्लाइसर्स पे मैं मंथ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ईयर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे ये डेटा शो करेगा, ठीक है। तो और मतलब सर, इसको किसी किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का हमने डैशबोर्ड बना दिए एक टाइम के लिए, फिर उसके बाद हमें एवरी मंथ चाहे तो हम अपडेट उसी पे करते जाते हैं, राइट? नहीं, वैसे नहीं होता है। मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपने रिपोर्ट्स बना दी, उस ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट्स आपने हैंड ओवर कर दी, तो सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वेस्ट या सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की। हो सकता है कि नहीं नहीं, उनको उसी उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मान लो नेक्स्ट मंथ में और सेल हुआ, तो हाँ, वो तो जो वो चार्ट बनाए हमने डैशबोर्ड, वो अपने आप अपडेट होता है कि हाँ हमें करना अपडेट होता है ना, क्योंकि है। जैसे अपन ने पावर क्यूरी में अपेंड और वो फोल्डर का ऑप्शन देखा था, राइट? तो हम्म। अपन जो डेटा पुल करते हैं, जहाँ से डेटा सोर्स से पुल करते हैं, तो उस डेटा सोर्स में जो उस कंपनी का डेटा होता है वो अपडेट होता रहता है ना। तो तो यहाँ इस पे अपना आप जो हाँ डैशबोर्ड अपने अपडेट होता रहेगा। यस, ये इसमें डेटा ऑटोमेटिकली लोड होता रहेगा और ये वैल्यूज वगैरह चेंज होती रहेंगी, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि गॉड चार्ट्स में बेसिकली हम प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं। तो मैं सिनेरियो आपको बता रहा हूँ इसका कि लेट से मैंने प्रीवियस मंथ में 20,000 सेल्स किया था, तो मैंने टारगेट वैल्यू यहाँ पे दे सकता हूँ कि प्रीवियस मंथ से मेरा 10% ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो ऑलवेज फिर ये क्या करेगा, ऑलवेज यहाँ पे मुझे जो वैल्यू शो करेगा उसका टारगेट वो ऑलवेज प्रीवियस मंथ का सेल जो रहेगा उस सेल के 10% एक्स्ट्रा करके यहाँ पे दिखाएगा। तो मान लीजिए कि अभी लेट से ये चल रहा है जनवरी, ठीक है, तो नया साल शुरू हुआ, तो इसके प्रीवियस मंथ का जो दिसंबर रहेगा उसका वो 10% लेके यहाँ पे आपको टारगेट दिखाएगा। फॉर द मंथ ऑफ फरवरी वो जनवरी मंथ का सेल पकड़ के 10% ऐड करके टारगेट दिखाएगा। ये डायनेमिकली होता है, वैसे अपन लॉजिक क्रिएट करते हैं और यहाँ पे पुट करते हैं टारगेट में, ठीक है। जब डैश शुरू होगा, लॉजिक हम बनाएंगे, तब आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे होता है, ठीक है। ओके, समझ गए ये गॉड चार्ट, समझे? यस सर। तो नेक्स्ट विजुअल आते हैं कार्ड विजुअल। ये गॉड चार्ट के साइड में देखो, ये 1 2 3 करके कुछ है, तो ये कार्ड विजुअल है और उसके साइड में एक मल्टी कार्ड है। तो ये कार्ड और मल्टी कार्ड क्या होते हैं, जैसे मान लो कि मुझे
कोई इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एज अ, जैसे अपन वो स्टिक पेपर होता है ना अपने पास, वो स्टिक पैड होता है, जैसे अपन कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के वहाँ पे हमारे रिमाइंडर के लिए अपने बोर्ड्स पे चिपका देते हैं, राइट, छोटे छोटे स्टिकर्स। तो वैसे काइंड ऑफ कंसेप्ट है। तो ये कार्ड विजुअल्स क्या शो करता है, लेट्स से मैंने कार्ड विजुअल लिया, तो यहाँ पे एक ही फील्ड होता है कि आप यहाँ पे एक फील्ड डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप बस न्यूमेरिक फील्ड डाल सकते हो। तो लेट्स से मैंने ये टारगेट का जो बनाया था, मैं टारगेट यहाँ पे अगर पुट किया तो यहाँ पे मुझे ऐसे भी दिखाएगा टारगेट 94K, ठीक है। तो बस इतना ही मुझे शो करेगा। अगर मैंने इस टारगेट के ऊपर अगर ऑर्डर क्वांटिटी ऐड किया तो वो टारगेट को निकाल देगा, ऑर्डर क्वांटिटी को लेगा। सो बेसिकली कार्ड क्या करेगा, बस एक ही इन्फॉर्मेशन मुझे शो करेगा, जो इन्फॉर्मेशन मैं इस फील्ड में डाल रहा हूँ, ठीक है, सिंपल। अगर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखनी है, किसी न्यूमेरिकल वैल्यू की सम देखनी है, एवरेज देखनी है, या जो भी मेजर्स मैंने बनाए हैं जो मुझे स्केलर वैल्यू प्रोवाइड करता है, एक सिंगल वैल्यू, वो मैं यहाँ पे अगर पुट करता हूँ फील्ड सेक्शन में, तो उसकी वैल्यू मुझे ऐसे दिखाएगा कि सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी 84K करके, ठीक है। सेम वे जैसे यहाँ पे मैं एक ही फील्ड शो कर सकता हूँ, अगर मुझे मल्टीपल फील्ड शो करनी है तो ये मल्टी कार्ड यूज होता है। जैसे मैं अगर मल्टी कार्ड लेता हूँ तो इसमें मैं बहुत सारी आइटम पुट कर, जैसे मैंने टारगेट यहाँ पे पुट किया और ये ऑर्डर क्वांटिटी को भी इसके नीचे पुट किया, तो दोनों को वो लेगा, दोनों को वैल्यू शो करेगा आपको, ठीक है। सो इसमें फर्क क्या है, बस ये जो कार्ड है वो एक सिंगल वैल्यू शो करता है, मल्टी कार्ड जो है ये मल्टीपल वैल्यूज आप शो कर सकते हो इसके अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज, ठीक है। ये अंडरस्टैंड होगा, कार्ड सिंपल है कंसेप्ट, उसमें कुछ ज्यादा नहीं है। और ये जो कार्ड्स होते हैं, जैसे ये कार्ड विजुअल हुआ, मल्टी कार्ड हुआ, ये गॉट चार्ट हुआ, इसको हम एज ए केपीआई यूज करते हैं। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। कोई भी रिपोर्ट्स आप बनाते हो तो उस रिपोर्ट्स में आपको केपीआई भी बनाने होते हैं कि जैसे मैं कोई सेल्स का रिपोर्ट देखता हूँ या ओपन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि मेरा टोटल सेल कितना हुआ है। तो एक फिगर में, जैसे इस कार्ड में मैंने शो किया है कि ऑर्डर क्वांटिटी इतनी, तो ये मुझे मेरा जो फोकस है वो फोकस मेरा पहले इस पे जाएगा कि मेरा टोटल सेल्स इतना है, क्योंकि नंबर्स में मुझे हाईलाइट करता है सेल्स। मैं टोटल सेल्स देखूंगा, मैं टोटल प्रॉफिट देखूंगा, टोटल कॉस्ट देखूंगा, ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखो तो प्रॉफिट, कॉस्ट, लॉस वगैरह ये सारी जो चीजें होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको हम एज अ कार्ड में एज अ वैल्यू के फॉर्म में शो करते हैं ऐसे, इसको हम केपीआई बोलते हैं, या इस वर्टिकल विजुअल्स को एज अ केपीआई यूज कर सकते हैं कि आपकी इतनी प्रोग्रेस है, 84K है और आपका टारगेट इतना है। तो जो इम्पोर्टेंट विजुअल्स होते हैं, जो तुरंत आई कैचिंग होनी चाहिए, और वो उसको देखते ही आपको पूरी रिपोर्ट्स का एक ओवरऑल आइडिया आना चाहिए कि मेरा जो कंपनी या जो मेरा ग्रोथ है वो किस तरफ जा रहा है, मतलब कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो रियली ग्रो कर रही है या लॉस में चल रही है या प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो चीजें बस आपको ये 2-3 विजुअल्स देख के पता चल जाएगी। बाकी के विजुअल्स तो फिर डीप एनालिसिस के लिए कि कौन से कस्टमर का कितना है, कौन सा मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट करके दे रहा है। तो ये सारी जो चीजें होती है ये डिटेल एनालिसिस में जो आप बाकी के विजुअल्स डालते हो, बार चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट्स, कोई लाइन चार्ट, ट्रेंड वगैरह, ये सारी चीजें तो बाद में फिर डिटेल एनालिसिस करने के लिए यूज की जाती है। पर मोस्टली जो आपकी रिपोर्ट से जो सबसे पहले देखा जाता है तो केपीआईज देखे जाते हैं कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, तो वो केपीआईज के थ्रू हम शोकेस करते हैं रिपोर्ट्स में, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो सेम वे यहाँ पे कार्ड विजुअल्स और मल्टी कार्ड विजुअल्स को बताया कि सिंगल यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू शो करेगा, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू अगर चाहिए तो वो शो करेगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है केपीआई। जैसे मैंने आपको बोला कि ये कार्ड विजुअल्स और गॉट चार्ट्स भी केपीआई है, अपने पास अलग से केपीआई विजुअल्स भी होता है। ये केपीआई विजुअल बेसिकली क्या काम करता है कि अगर मान लो कि मेरी सपोज इस महीने की सेल लेट्स से 20,000 है, और मैंने यहाँ पे टारगेट में, जैसे मैंने गॉट चार्ट में भी टारगेट दिया था, तो ऐसे ही इस केपीआई विजुअल में भी टारगेट होता है। तो मैं ये यहाँ पे ये एनालिसिस कर सकता हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्वांटिटी डाला हुआ है और टारगेट में मैंने डाला है कि प्रीवियस मंथ की ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और इस ट्रेंड एक्सिस में अगर मैं मंथ नेम या स्टार्ट ऑफ द मंथ पुट करता हूँ तो ये विजुअल्स मुझे इन्फॉर्मेशन देता है कि मेरी
करंट मंथ की जो सेल है या ऑर्डर क्वांटिटी है वो कितनी है, और टारगेट मेरा कितना था, जो मेरी गोल कितना था, ठीक है। लेट्स से मैं सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी में डाल रहा हूँ, ये टारगेट को मैं इधर पुट कर रहा हूँ। तो जब तक मैं ट्रेंड एक्सिस में कुछ डालूंगा नहीं इसके, तो वो मुझे वैल्यूज नहीं शो करेगा। इससे मैं कैलेंडर से कुछ मंथ नेम यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। सो ये मुझे क्या शो कर रहा है कि लेट्स से 8249, मतलब 8249 एक मंथ का, लेट्स से मैंने अगर मंथ नेम के बेसिस पे किया हुआ है तो वो मुझे उस मंथ का दिखाएगा। लेट्स से मैं ईयर पुट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे वो मुझे क्या बताएगा कि एक ईयर का जो मेरा ऑर्डर क्वांटिटी था वो 45314 था, लेकिन गोल उसका 95 था। तो इसका कलर देखो एक रेड में आया है ऑटोमेटिकली। तो ये क्या बोल रहा है कि गोल आपका अचीव नहीं हुआ, इसलिए रेड में आया है ये। तो ये एज आप केपीआई यूज कर सकते हो टू शोकेस आपका टारगेट और आपकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। बट बस गॉड चार्ट से इसका डिफरेंशिएट ये है कि इस केस में आपको पता नहीं चलता कि मेरा जो टारगेट है और जो मैंने प्रोग्रेस किया हुआ है उसमें कितने का परसेंटेज वगैरह, जैसे यहाँ पे वो शो करता है कि लेट्स से मैंने -52.3% का जो डिफरेंस है इसके बीच में, वो डिफरेंशिएशन करके वो आपको वो वैल्यूज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये केपीआईज वगैरह भी हम बनाएंगे, जब आप रिपोर्ट बनाएंगे तब उस टाइम पे ये आपको ये वापस से रिवाइज होगा। तो अभी बस अंडरस्टैंड कर लो कि विजुअल्स जो होते हैं ये ऐसे ट्राइंगल के फॉर्म में है, केपीआईज जो हम यूज करते हैं टू शोकेस वैल्यू एंड गोल, बोथ वैल्यूज हम शो करते हैं और उसका परसेंटेज भी डिफरेंस, कितना डिफरेंस है, और ये अब कलर से हाईलाइट हो जाता है वो कि अगर वो गोल को उसने सेटिस्फाई किया हुआ है तो ये ग्रीन में चला जाएगा, अगर नहीं किया हुआ है तो रेड में रहेगा। वापिस से फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हाई इज गुड बोला हुआ है, राइट। सो मतलब अगर मेरा गोल से ये वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो गुड है। तो किसी किसी केस में वो ऑलवेज ये लागू नहीं होता, राइट। अगर मैंने सपोज कोई एक्सीडेंट केसेस का एनालिसिस कर रहा हूँ और मेरे प्रीवियस मंथ की केसेस अगर मान लो कि 30 है और इस महीने अगर वो 20 ही हुई है तो दिस इज गुड, राइट, क्योंकि एक्सीडेंट अगर कम होते हैं तो दिस इज गुड थिंग। तो उस केस में फिर ये डायरेक्शन जो होती है ये आपको चेंज करनी पड़ती है। सो मैंने अगर यहाँ पे हाई इज गुड को जगह लो इज गुड किया तो ये ग्रीन में चला जाएगा और टिक आएगा यहाँ पे कि दिस इज गुड, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। अगेन इसके कलर्स वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हो, गुड कलर वगैरह कौन सा, बैड कलर कौन सा देना है। अगेन बहुत सारे फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ पे हैं। दिस टारगेट लेबल्स वगैरह जो यहाँ पे दिखते हैं वो यहाँ से कंट्रोल होते हैं। जस्ट अभी जस्ट इसको अंडरस्टैंड कर लो बस, बाकी हम जब रिपोर्टिंग करना शुरू करेंगे तब देखेंगे इसको इन डिटेल वापस। केपीआई समझ में आया? यस सर। यस सर। ये कल पीपीटी मैंने दिया था, इसको पढ़ा है ना आपने? पढ़ रहे हो ना इसको? मतलब जो रीडिंग है, जो पढ़ना है वो रखो कंटिन्यू, उसको बंद मत करो। एक बार उसको पढ़ो, 1 2 3 बार वापस पढ़ोगे तो ये थोड़ा से आपके बाय हार्ट माइंड में बैठ जाएगा। तो थोड़ा इंटरव्यू के टाइम पे भी इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगा कि तो इसको एटलीस्ट एक बार तो भी पढ़ो दिन में। जब तक हमारा कोर्स फिनिश होगा तब तक आपको ये सारी चीज़ें फिर एकदम से याद आ जाएगी। सर मोस्ट ऑफ कौन से चार्ट ज्यादा मतलब पूछते हैं, मतलब आपके एक्सपीरियंस के अनुसार? देखो स्कैटर चार्ट, क्योंकि वो ऐसे एक अलग से विजुअल है ना, तो वो पूछते हैं स्कैटर चार्ट। देन अभी देखो जैसे कि सिनारियो देते हैं फिर कि अगर मान लो कि ये सिनारियो है, मुझे एक मेरे पास मंथली सेल अवेलेबल है, एक ईयर का मेरे पास सेल है, तो उस सेल्स को मुझे अगर उसका ट्रेंड देखना है तो मैं कौन सा चार्ट यूज करूंगा। सो लाइक दैट ऐसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन भी पूछते हैं। ओके, मतलब एग्जांपल भी देते हैं और उसके बाद पूछते हैं कि हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे यस उसमें। यस, या ऐसे बोलेंगे कि ट्री चार्ट है तो ट्री चार्ट आप किस लिए यूज करते हो, ऐसे पूछ सकते हैं। या फनेल चार्ट है, तो ये जो थोड़े से जो वाटरफॉल, फनेल, स्कैटर, क्योंकि ये जो चार्ट होते हैं ना
ये मतलब रेयर केस में यूज किए जाते हैं जैसे डीप एनालिसिस के लिए। तो इस पे ज्यादा जब आप नॉर्मल रिपोर्ट बनाते हैं तो आप ये चार्ट्स यूज नहीं करते। आप नॉर्मली कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, ये सिंपल सिंपल जो चार्ट होते हैं ना उसको यूज करते हैं। बट ये जो चार्ट्स के ऊपर ना कोई ज्यादातर ध्यान नहीं देता। बट इंटरव्यू में यही पूछे जाते हैं कि वाटरफॉल चार्ट, फनेल चार्ट, ये चार्ट क्यों यूज होते हैं, फनेल चार्ट क्यों यूज होता है, कैसे उसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये जो चार्ट होते हैं, 4-5 चार्ट जो है, वाटरफॉल, फनेल, स्कैटर्ड, तो ये चार्ट मोस्टली यूज होते हैं और यही पूछे जाते हैं ज्यादा। सर वो 95 वो आपने कैसे ऐड किया था एक बार बताओ ना तो। एक मिनट, कौन सा ये मेजर जो मैंने बनाया था वो टारगेट जो हमने सेट किया था ना वो बस एक रिमेम्बर कर दो। उसने मैंने बस एक टारगेट जो है यहाँ पे इस टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके न्यू मेजर है उस पर सेलेक्ट किया। न्यू मेजर का एक विंडो यहाँ पे आया, उसको मैंने टारगेट नाम दिया, इज इक्वल टू एक वैल्यू पुट कर दी और इंटर कर दिया। मतलब हमें जब भी मतलब कोई न्यू एडिशन अगर उसमें यूज करना है तो हम ये इस हिसाब से उसमें ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हो। तो यही जो वे है जो कैलकुलेशन या लॉजिक बिल्डअप करते हैं हम मेजर्स, तो हाँ ये इस वे से करते हैं मेजर्स के फॉर्म में। ओके। हाँ मतलब बस सिनेरियो हमें चेक करना है जैसे कि डेट मंथ वाइज वगैरह होगा तो कैलेंडर में जाके करना है, जैसे कि मतलब न्यूमेरिकल में दिखाना है तो सेल्स फैक्ट में जाके करना है। तो ये बस अभी ना 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 मत देखो कि ये अभी सेल्स फैक्ट के अंदर मैंने ये टारगेट का मेजर क्रिएट किया है। बट जो प्रैक्टिस होती है, गुड प्रैक्टिस होती है, हम क्या करते हैं किसी टेबल्स के अंदर इसको नहीं बनाते। हम उसके लिए कैलकुलेशन के लिए एक अलग से टेबल बनता है और उसमें सारे वो मेजर्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊं, हाँ मुझे वही जानना था, मतलब एक क्यूरी थी कि हम उसका अलग से बना सकते हैं या उसमें ही ऐड कर सकते हैं ऐसा। उस मतलब उस पर्टिकुलर टेबल में बोल रहे हो क्या आप? हाँ मतलब जैसे कि हमने उसमें ही एडजस्ट करके उसका टारगेट सेट कर दिया, जैसे उसका नया मतलब कुछ अलग से नीचे नहीं क्रिएट हुआ ना उसका मतलब मेजरमेंट, इसलिए हम जब मतलब जैसे हमने सिनेरियो बनाया तो वो स्टेप बाय उसमें पुट होता गया। देखो ये जो मेजर्स जो मैंने बनाया ना, अभी अभी जैसे ये सेल्स फैक्ट के टेबल्स में, लेट द फाइल ओपन, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो ये सेम देखो, ये सेम फाइल है। ठीक है, तो इस सेम फाइल में ये कैलकुलेशन पार्ट दिख रहा है ऊपर टेबल एक। तो जितना भी कैलकुलेशन हमने बनाया ना ये इसमें रखा हुआ है। वो अलग अलग टेबल से रिलेट करता है। मतलब इस कैलकुलेशन में कोई सेल्स का टेबल लिया हुआ है या कोई कैलेंडर का टेबल लिया हुआ है, बट इसको हम उस पर्टिकुलर टेबल में नहीं रखते एज ए गुड प्रैक्टिस। हम इसको एज ए सेपरेट रखते हैं ताकि कैलकुलेशन हमें बाद में ढूंढना ना पड़े हर एक टेबल में। आपने रिपोर्ट बनाया है, आपको फिर 1-2 दिन या महीना भर याद रहेगा कि कौन सी कैलकुलेशन कहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन जब आप इसको हैंड ओवर कर दोगे और बाद में अगर क्यूरी आया तो आप फिर वापस सारे टेबल्स आपको सर्च आउट करने पड़ेंगे कि वो मेजर मैंने कहाँ पे स्टोर किया है, कौन से टेबल में हो सकता है कि इस केस में अपने पास 5-6 टेबल है, तो अगर एक्चुअल टेबल्स आपके पास 10-15 टेबल हो तो वो बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है कि कैलकुलेशन ढूंढना। तो ये बनाएंगे अपन, ये जब अपन रिपोर्ट्स बनाएंगे ना तो मैं ये सब बताऊंगा आपको, ये कैसे करते हैं अपन, कैसे स्टोर करते हैं, कैसे लॉजिक बनाते हैं, ये सारी चीजें होने वाली है। ओके सर। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, वो सब हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो बेसिकली ये फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो ये इंडिकेटर समझा। अगर मैंने इसको आपको दिखाया जैसे एक डमी फाइल में, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है मंथली रिटर्न करके है, तो ये 167 और उसका टारगेट यहाँ पे है, तो वो अचीव किया हुआ है तो टिक आएगा, नहीं तो फिर वो रेड में चला जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है स्लाइसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, ये रिपोर्ट्स में हमें लगता है। बेसिकली ये क्या होता है कि मान लो कि जो आपने रिपोर्ट्स बनाई हुई है उस रिपोर्ट्स में आपको कुछ
मान लीजिए जैसे कि ये रिपोर्ट्स बनाई हुई है, तो ये कैटेगरी नेम और ईयर, ये स्लाइसर्स विजुअल है। अगर मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पे स्लाइसर्स विजुअल लिया हुआ है, स्लाइसर्स यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है वो विजुअल। तो इसका काम क्या होता है कि लेट से मान लो कि मुझे अगर मैंने इसको ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे मुझे सिलेक्शन क्राइटेरिया मिल जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को अगर मुझे देखना, अगर मैंने एक्सेसरीज सेलेक्ट किया तो सारा जो रिपोर्ट है वो एक्सेसरीज के हिसाब से फिल्टर हो जाएगा। अगर मैंने बाइक्स किया तो बाइक्स के हिसाब से दिखाएगा रिपोर्ट्स, क्लोथिंग किया क्लोथिंग के हिसाब से दिखाएगा। अगर मैंने ईयर के स्लाइसर को ड्रॉप डाउन किया तो यहाँ पे मुझे वो ईयर का सिलेक्शन देगा। लेट से मुझे 2015 का डेटा देखना है तो 2015 का डेटा दिखाएगा, 16 का देखना है 16 का दिखाएगा, कंबाइनली देखना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। बेसिकली इसको हम स्लाइसर्स बोलते हैं। ये स्लाइसर्स विजुअल्स जब हम विजुअल्स ऐड करते हैं, लेट से ये विजुअल्स है और इस विजुअल्स को मान लो कि मुझे ईयर का स्लाइसर्स ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ कि स्लाइसर विजुअल लेता हूँ। यहाँ पे मुझे वो बोलता है कि आपको कौन सी फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है। स्लाइसर्स विजुअल पे ऑलवेज कॉलम्स हम पुट करते हैं, ठीक है, कोई मेजर्स या मेजर्स पुट नहीं होते उसमें, या न्यूमेरिकल वैल्यूज भी नहीं। एट्रीब्यूट वाला जो होता है जैसे कि कैटेगरी नेम, सब कैटेगरी नेम, ये जो एट्रीब्यूट्स है वो उसमें पुट होते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं अगर यहाँ पे लेट से कैलेंडर टेबल्स के अंदर का ईयर जो कॉलम बनाया हुआ है उस कॉलम को मैं फील्ड्स में ऐड कर दूंगा तो ये यहाँ पे एक स्लाइसर्स के फॉर्म में दिखाएगा। इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे मैंने इस विजुअल को अगर सेलेक्ट किया तो अभी ये स्लाइडर के तौर पे मुझे दिखा रहा है कि 2016 17 ऐसे दिखाएगा। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके स्लाइसर सेटिंग के अंदर, जैसे कि अभी ये बिटवीन दिखा रहा है कि 16 और 17, तो बिटवीन को अगर मैं हटा के वर्टिकल लिस्ट में दे दूँ तो वो मुझे लिस्ट फॉर्म में दिखाएगा 15 16 17 ऐसे। अगर मैं इसको टाइल्स के फॉर्म में दूँ तो ऐसे बटन्स के फॉर्म में आ जाएगा वो। इसको मैं ऐसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, राइट, जो सेलेक्ट किया हुआ ऐसे ब्लैकआउट हो जाएगा। 15 सिलेक्ट किया तो 15 का डेटा दिखेगा। सो बेसिकली जो स्लाइसर्स होते हैं इट इज़ यूज फॉर डेटा फिल्ट्रेशन। आपके रिपोर्ट्स को फिल्टर आउट करने के लिए ये स्लाइसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, और स्लाइसर्स देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि स्लाइसर्स नहीं रहेंगे तो यूजर्स जो आप जिसको रिपोर्ट्स दे रहे हो वो उससे साथ इंटरेक्ट कैसे कर पाएगा। उसको अगर किसी पर्टिकुलर ईयर का, कैटेगरी का, सब कैटेगरी का, किसी पर्टिकुलर जेंडर का या किसी इनकम लेवल का डेटा देखना रहेगा तो वो इस स्लाइसर के थ्रू उस इंटरेक्ट कर सकता है उस विजुअल्स के साथ, उस रिपोर्ट्स के साथ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे वही बोला गया है कि स्लाइसर्स जो होते हैं वो बेसिकली फिल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो जाते हैं। डिस्प्ले कॉमनली यूज एंड इम्पोर्टेंट फिल्टर्स ऑन द रिपोर्ट्स कैनवास फॉर इजियर एक्सेस, मतलब इंटरेक्शन के लिए, रिपोर्ट इंटरेक्शंस के लिए वो जरूरी होते हैं, ठीक है। सो स्लाइसर्स में एक्सप्लेन करने लायक इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें। बस ये याद रखो कि स्लाइसर्स है आपके रिपोर्ट्स में तभी यूजर्स इसको इंटरेक्ट कर सकें। मान लो कि अगर ये कैटेगरी नेम, ईयर और ये डेट का अगर मैं फिल्टर यहाँ से निकाल दूँ और फिर यूजर को बोलूँ क्या आप इससे इंटरेक्ट करो, तो वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। उसको कहीं पे सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं मिल पाया तो एक जो एग्जिस्टिंग विजुअल है उसको बस वो देखता रह जाएगा। उसको 2015 का या किसी कैटेगरी का डेटा देखना है तो वो नहीं देख पाएगा क्योंकि उसके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। तो वो सिलेक्शन क्राइटेरिया हम कहाँ से देते हैं, स्लाइसर से देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा सिलेक्शन क्राइटेरिया कहाँ से देते हैं, यहाँ फिल्टर से भी देते हैं। मैंने जैसे बोला कि आप पर्टिकुलर विजुअल पे पेज पे फिल्टर ऐड कर सकते हो तो वो उस फिल्टर से भी कर सकते हो, बट ये हार्ड कोड हो जाता है, इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बट इसको अपन चेंज कर पाते हैं और ये यूजर फ्रेंडली है। यूजर को ये दिखेगा वो आराम से उसमें चेंज कर पाएगा। लेकिन अगर आपने बोला उसको नहीं ये फिल्टर में जाके फिर इधर से लगाओ फिल्टर, तो वो नहीं कर पाएगा ये चीज़, ठीक है। तो स्लाइसर्स रिपोर्ट्स में देना बहुत ज़रूरी होता है, और कौन से स्लाइसर्स देने हैं ये भी मैटर करता है कि आपको उस पर्टिकुलर रिपोर्ट्स को इंटरैक्ट करने के लिए कौन से स्लाइसर देने हैं, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस रिक्वायरमेंट शीट्स में कुछ चीज़ें आपको बताई होती है, बट एज अ डेवलपर, एज अ BI डेवलपर आपको ये चीज़ें खुद से एनालाइज भी करनी होती है कि आपने जो रिपोर्ट बनाया है, जैसे मैंने ये रिपोर्ट बनाया है तो इस रिपोर्ट्स को इंटरैक्ट करने के लिए कौन से स्लाइसर्स यहाँ पे मुझे देना ज़रूरी होता है। तो ये सिलेक्शन भी आपको करना पड़ता है कि मुझे कौन से स्लाइसर देने। कोई भी स्लाइसर देखिए मतलब नहीं है, जो स्लाइसर्स इस डेटा को फिल्टर आउट करके कुछ आउटपुट नहीं देंगे। जैसे मैं अगर ईयर का स्लाइसर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे एक पर्टिकुलर, जैसे मैं 2015 का डेटा देख रहा हूँ तो एक मुझे आउटपुट दे रहा है स्लाइसर से, इसका कुछ मीनिंग बनता है इस स्लाइसर को देने का, ठीक है।
अनवांटेड स्लाइसर्स देके सिर्फ स्पेस अलोकेट होगी, उससे कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा। सो स्लाइसर्स कौन से देने हैं ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि सिलेक्शन कौन सी फील्ड हमें एज ए स्लाइसर्स में यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद विजुअल्स में है टेबल्स विजुअल्स एंड मैट्रिक्स विजुअल। ठीक है, सो लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ एक विजुअल। देखो यहाँ पे ये स्लाइसर्स के साइड में टेबल और मैट्रिक्स ऐसे दो नाम है। अगर मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये टेबल आकर आता है, इसको होवर करता हूँ यहाँ से मैट्रिक्स आता है। लेट्स से मैं पहला वाला लेता हूँ टेबल। ठीक है, टेबल्स में सिंपल क्या होता है, यहाँ पे फील्ड है कॉलम्स, आपको कौन से कॉलम देखना है। तो मैं सिंपली इस लेट्स से मैं प्रोडक्ट के टेबल में गया, इस प्रोडक्ट कलर को मैंने इस पे ड्रैग किया तो कलर का एक कॉलम बना के देगा मुझे। प्रोडक्ट की को यहाँ पे डाला तो प्रोडक्ट की का देगा, नेम का डाला तो नेम भी बताएगा उसका। तो ऐसे एज अ टेबल, जैसे आप डेटा व्यू में टेबल देखते हो वैसे टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ऑर्डर क्वांटिटी भी वगैरह पुट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स से मैं सेल्स के टेबल की जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो भी यहाँ पे पुट करता हूँ। यहाँ पे उसको पुट करते हैं तो वो मुझे बताएगा लेट्स से ब्लैक कलर है, उसका की 215 है, उसका नाम ये है और उसकी क्वांटिटी इतनी 1940 है। ठीक है, बट अगर ये हो गया मेरा सिंपल टेबल। टेबल्स में क्या होता है, बस आप कॉलम्स ऐड करते जाते हो। लेकिन अगर आपके पास हिरार्किकल डेटा हो तो हिरार्किकल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेस्ट होते हैं मैट्रिक्स विजुअल। सो इसमें फर्क क्या होता है, लेट्स से अगर इस टेबल विजुअल में इंस्टेड ऑफ दिस मैंने अगर यहाँ पे लेट्स से कैटेगरी नेम पुट किया हुआ है। ठीक है, हमारी जो हिरार्की है कैटेगरी देन सब कैटेगरी एंड देन प्रोडक्ट। सो मैंने कैटेगरी नेम डाला, देन उसके बाद सब कैटेगरी नेम डाला, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम डाला है और क्वांटिटी डाला। तो यहाँ पे मुझे वो क्या दिखा रहा है, देखो जैसे लेट्स से ये एक्सेसरीज का, इससे इसको अपन क्या करते हैं जैसे मैंने इसको अभी सॉर्ट किया है एसेसरीज के बेसिस पे, ये जो छोटा एरो होता है उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं इस विजुअल में। सेम वे जैसे एक्सेल में अपन इसको कम ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हैं वैसे भी इसको कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने एक्सेसरीज को यहाँ पे देख रहा हूँ तो एक्सेसरीज ऐसे रिपीटेटिव आ रहा है यहाँ पे, राइट। बट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसकी सब कैटेगरीज उतनी है। तो यहाँ पे लेट्स से बाइक है, टायर एंड ट्यूब्स है, तो ऐसी सब कैटेगरीज यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट के हिसाब से दिख रही है। तो इस विजुअल को देखो, और मैं अभी एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ये मैट्रिक्स विजुअल ले रहा हूँ। ठीक है, इस मैट्रिक्स विजुअल को मैंने लिया। यहाँ पे देखो, जहाँ हम जब टेबल्स को लिया था तो यहाँ पे बस कॉलम पुट करने का वो मुझे ऑप्शन दे रहा था। इस केस में मुझे रोज, कॉलम एंड वैल्यूज ऐसे 3 ऑप्शन दे रहा है। तो लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ, रोज में मैं डाल रहा हूँ कैटेगरी नेम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे डाली थी तो मुझे वो क्या कर रहा है, कैटेगरीज दे रहा है। उसके बाद डाल रहा हूँ सब कैटेगरीज नेम रोज के नीचे, देखो वो कैसे सॉर्ट कर रहा है। उसके बाद डाल रहा हूँ प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट का नाम। तो ये 3 कैटेगरी अगर मैंने डाली, इनमें हायरार्की है। तो देखो ये यहाँ पे प्लस का सिंबल आ रहा है। तो जब इसमें प्लस को मैं प्रेस करता हूँ तो वो मुझे एक्सेसरीज की सब कैटेगरी दिखा रहा है। अगर मैं उस सब कैटेगरी को प्लस कर रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी अंदर का प्रोडक्ट कौन सा है वो मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। सो कंपेयर टू दिस टेबल विजुअल, ये जो मैट्रिक्स विजुअल है ये प्रॉपरली आपको सॉर्ट करके दे रहा है ना डेटा, राइट। जैसे मैं अगर चाहूँ तो एक्सेसरीज का, मुझे बाइक्स का देखना है तो मैं बाइक्स का देख सकता हूँ। इस केस में अगर मुझे बाइक्स का देखना है तो वो नहीं देख पाऊंगा मैं सिर्फ बाइक्स का, मुझे सारा विजुअली देखना पड़ेगा और ऐसे स्क्रॉल करते करते नीचे आना पड़ेगा बाइक्स के लिए ढूंढने के लिए, राइट। बट कंपेयर टू दिस, जैसे मैं बाइक्स पे गया, मैं अगर यहाँ पे सब कैटेगरी के बेसिस पे फिल्टर आउट कर, जैसे मैं रोड बाइक पे जा रहा हूँ तो रोड बाइक की मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और अगर मैं उस ऑर्डर क्वांटिटी को जैसे हमने टेबल में डाली थी, उस ऑर्डर क्वांटिटी को वापस मैंने इसके नीचे डाल दिया, तो उस पर्टिकुलर विजुअल के लिए कितनी ठीक है वैल्यूज है, तो पर्टिकुलर उस कैटेगरी की या प्रोडक्ट की, जैसे ये टेबल अभी मुझे छोटा दिख रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी। मुझे अगर ये सब कैटेगरी देखनी है तो मैं एक्सेसरीज को प्रेस करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि बाइक्स रैक्स की ये जो सब कैटेगरी इसकी 302 क्वांटिटी है, और ये 302 क्वांटिटी किस हिसाब से आई हुई है, ये नीचे की जो प्रोडक्ट है वो 302 है। समझ रहे हो, जैसे कि ये बॉटल एंड केजेस है तो 15106 इसकी टोटल क्वांटिटी है, तो
ये टोटल क्वांटिटी कैसे आई, तो ये जो प्रोडक्ट है उनकी ये क्वांटिटी है। वैसे इस केस में दोनों का जो फाइनल आउटपुट है वो सेम ही 84176, बट कंपेयर टू टेबल विजुअल, मैट्रिक्स विजुअल जो है वो डेटा आपको प्रॉपरली अरेंज करके दे रहा है, तो ये विजुअल्स पढ़ना, उससे अंडरस्टैंड करना इजी है कंपेयर टू टेबल विजुअल। हाँ, टेबल विजुअल के भी अपने अलग से बेनिफिट होते हैं कि जैसे मान लो कि आप सिंपली कुछ ड्रिल थ्रू ऑपरेशन करना चाहते हो, वो बाद में देखेंगे अपन, बट मोस्टली आपको कॉलम्स के फॉर्म में टेबल्स को दिखाना है, हायरार्किकल डेटा नहीं है, उस केस में आप टेबल्स यूज कर सकते हो, आपको मैट्रिक्स यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये जो कॉलम्स होते हैं, जैसे मान लो कि मुझे ये नंबर ऑफ, जैसे कि कैटेगरी मैंने ये रोज में डाले, तो ये रोज के फॉर्म में आएगा। कॉलम्स में जो भी मैं पुट करता हूँ वो एज अ मुझे क्या दिखाएगा, जैसे मैंने ये कंट्री का जो है वो मैंने कॉलम्स में डाला, तो वो ऐसे कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर कंट्री के, ऐसे डेटा दिखाएगा। तो इसलिए ये कॉलम होते हैं। तो मोस्टली कॉलम्स अपन ऐसे यूज नहीं करते कॉलम्स ऑप्शन, बट ऐसे अगर क्लाइंट को देखना है कि उसको कंट्री वाइज क्वांटिटी देखनी है, तो वो ऐसे अपन शो कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड अपॉन सिनेरियो कि आपको कैसे रिक्वायरमेंट फुलफिल करके देनी है क्लाइंट की, तो उस हिसाब से आप ये ऑप्शंस को यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया टेबल विजुअल्स एंड मैट्रिक्स विजुअल। बेसिकली बस इतना याद रखो कि अगर मेरा हायरार्किकल डेटा है, हायरार्किकल डेटा को शो करने के लिए मैट्रिक्स विजुअल यूज होता है, और हायरार्किकल डेटा नहीं है तो मैं टेबल विजुअल यूज कर सकता हूँ। बस सिंपल डिफरेंस है, यही पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मैट्रिक्स विजुअल, आप ये बता सकते हो। ठीक है, सेम वे यहाँ पे टेबल विजुअल्स और मैट्रिक विजुअल प्रॉपरली एक्सप्लेन किए हुए, इसको एक बार पढ़ लो, जो मैंने बताया वही है यहाँ पे, बट एक बार पढ़ लो इसको। मैं बस ऐसे पढ़ के सुनाना नहीं चाहता था, मैं आपको प्रॉपरली एग्जांपल देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है उसको। ठीक है, ये अंडरस्टैंड हो गया टेबल विजुअल एंड मैट्रिक्स विजुअल। अरे बोलो, सो गए क्या? यस सो गए? यस सर। नो सर। तो ठीक है, तो लास्ट है ये डीकम्पोजिशन ट्री, उसके बाद हम रुकेंगे। ठीक है, सो डीकम्पोजिशन ट्री बेसिकली क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको डीकम्पोजिशन ट्री, इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ तो ये मुझे इंफॉर्मेशन एज अ एक ट्री के हिसाब से देता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने ऑर्डर टोटल क्वांटिटी को क्लिक किया, तो वो मुझे ऐसे उसका जो रिलेशन है, जैसे कि एक्सेसरीज, बाइक्स एंड कैटेगरी क्लोथिंग, इन 3 कैटेगरीज में वो क्वांटिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो आपको बताएगा। अगेन सब कैटेगरी में वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो ये ऐसा एज ए ट्री बनता जाता है। तो इस बेसिकली विजुअल्स को आप कैसे किस लिए यूज करते हो कि पर्टिकुलर एक अगर मेरी फील्ड है या न्यूमेरिकल वैल्यू है या मेजर्स है, तो उस मेजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है हर एक फील्ड के लिए, कैटेगरी के लिए कैसा है, सब कैटेगरी के लिए कैसा है, ईयर वाइज कैसा है। लेट्स से मैं यहाँ पे इस विजुअल में लेट्स से मैं एनालाइज बाय और एक्सप्लेन बाय, और ऐसे 2 ऑप्शंस होते हैं मेरे पास। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर क्वांटिटी जो है अपनी, वो ऑर्डर क्वांटिटी को यहाँ पे एनालाइज बाय में डालता हूँ। ठीक है, तो मुझे जब मैं जो चीज़ में एनालाइज बाय में डालूंगा वो सबसे मुझे यहाँ पे देगी ऑर्डर क्वांटिटी। अभी इसको मुझे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन बाय मतलब इस चीज़ को मुझे देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है ईयरली, तो मैं क्या करूँगा, ईयर को मैं इस एक्सप्लेन बाय में डालूंगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, इस प्लस पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट किया, तो ये क्या शो करेगा मुझे, फिर ईयर शो करेगा कि 2017, 16, 15, इन 3 ईयर को मिला के ये ऑर्डर क्वांटिटी है। तो हर एक ईयर की ऑर्डर क्वांटिटी यहाँ पे मुझे इंडिविजुअली दिखाएगा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी देखना है, लेट्स से मुझे कैटेगरी वाइज देखना है, प्रोडक्ट की कैटेगरी वाइज देखना है, तो मैं कैटेगरी नेम को इसके नीचे डाल दूँगा। तो अगेन हर एक के लिए वो प्लस आएगा, तो मैं लेट्स से कैटेगरी नेम पुट करता हूँ, तो वो लेट्स से 2017 के लिए वो 3 कैटेगरी दिखाएगा। अभी मुझे 16 की देखनी है, तो मैं 16 पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो वो 16 के लिए दिखाएगा। फिर 15 के लिए देखनी है, तो 15 को क्लिक करूंगा, तो 15 के लिए दिखाएगा। ठीक है, ऐसे इंटरेक्ट करते हैं हम इस विजुअल्स में। अभी मान लो कि लेट्स से मुझे इसको देखना है कंट्री वाइज,
मैं कंट्री को यहाँ पे कैटेगरी के बाद यहाँ पे लेट से मैंने पुट कर दिया, और लेट से यहाँ पे मैंने इसको कंट्री किया, तो फिर वो इस पर्टिकुलर एक्सेसरीज के लिए जितनी कंट्री वाइज जो सेल है वो डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे दिखाएगा। क्लोथिंग का अगर मुझे देखना है कंट्री वाइज तो यहाँ पे ऐसे दिखाएगा वो, ठीक है। अंडरस्टैंड ये विजुअल्स कैसे वर्क होता है, कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन है, और हम कैसे इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपल है, बस और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा प्रोवाइड करता है ये। एज अ ट्री मैप है तो आप टोटली विजिबल देख सकते हो कि जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो कैसे उस पर्टिकुलर जैसे ईयर वाइज, कैटेगरी वाइज और कंट्री वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ठीक है। सो कंपेरेटिवली एक ही लुक में आप प्रॉपरली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ मेरे जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, करेक्ट, ठीक है। ये अंडरस्टैंड हुआ डिकम्पोजिशन ट्री। यस सर। ओके, सो लास्ट वाला विजुअल जो है ये कस्टम विजुअल है। कस्टम विजुअल मतलब अभी मान लो कि ये जो डिफ़ॉल्ट विजुअल्स होते हैं पावर बीआई में, इन डिफ़ॉल्ट विजुअल से आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे, मतलब डिफ़ॉल्ट विजुअल्स में कुछ लिमिटेशंस आ रही है आपको, और जो अचीव करना चाहते हो आप वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आप अचीव नहीं कर पा रहे, तो उस केस में आप क्या करते हो, कुछ कस्टम विजुअल्स यूज़ करते हो। सो कस्टम विजुअल्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे अपन मोबाइल्स में जो अलग अलग एप्लीकेशंस प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं, राइट। सो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मेरे मोबाइल में एक गैलरी है, राइट, जो कंपनी ने बाय डिफॉल्ट मुझे दिया हुआ है एप्लीकेशन है, लेकिन अगर मुझे उस गैलरी में कुछ एडवांस फीचर्स यूज़ करने, जैसे स्क्रीन लॉकिंग वगैरह बहुत सारे फीचर्स होते हैं गैलरी में, तो उसके लिए अलग से एक एप्लीकेशंस भी हम प्ले स्टोर्स पे देखते हैं, राइट, गैलरी के लिए। तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम वो एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेते हैं मोबाइल में और उसको यूज़ करते हैं। सेम वे मुझे जैसे बार चार्ट है, कॉलम चार्ट है, उसमें कुछ एडवांस फीचर चाहिए होंगे, तो मैं इस यहाँ पे 3 डॉट होते हैं ना, इस 3 डॉट पे क्लिक करके गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही वहाँ पे प्ले स्टोर होता है अपना, वैसे ये पावर बाय विजुअल्स का स्टोर होता है। यहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स अवेलेबल होते हैं, बार चार्ट, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, जितने विजुअल्स है सारे विजुअल्स यहाँ पे होते हैं। हर एक विजुअल्स अलग अलग यूज के लिए किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे कस्टम विजुअल्स हैं, तो इस कस्टम विजुअल्स को आप डाउनलोड करके अपने पावर बीआई में ऐड कर सकते हो। जैसे लेट से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये दिस परफॉर्मेंस फ्लो का, और यहाँ पे ये एक टिक मार्क दिख रही है आपको, ब्लू कलर की टिक मार्क, तो ये टिक मार्क शो करती है ये पावर बीआई सर्टिफाइड है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ऑथराइज किया हुआ है इस पर्टिकुलर विजुअल को। ये कस्टम विजुअल्स एक थर्ड पार्टी बनाती है, राइट, जैसे अपन ने प्ले स्टोर पे जो एप्लीकेशन होते हैं वो भी एक थर्ड पार्टी बनाती है और वो प्ले स्टोर पे पुट करती है, और जो ऑथराइज एप्लीकेशंस होते हैं वही अपने को प्ले स्टोर पे दिखते हैं, राइट। तो वैसे यहाँ पे जिस जिस विजुअल्स को, जैसे ये विजुअल्स को ये ब्लू टिक मार्क है, लेकिन उसके नीचे वाले विजुअल्स को देखो टिक मार्क नहीं है, तो ये पावर बीआई सर्टिफाइड नहीं है, बट दिस विजुअल पावर बीआई सर्टिफाइड है। तो अगर इस पर्टिकुलर विजुअल्स को आपने यूज किया हुआ है आपके रिपोर्ट्स में, तो इस विजुअल्स का गायब होने का या बंद होने का चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर जिस विजुअल्स को आपने रिपोर्ट्स में यूज किया हुआ है और उसको टिक मार्क नहीं है, तो ये विजुअल्स कभी भी वो डेवलपर्स या जिस विजुअल्स को इसने डाला हुआ है थर्ड पार्टी ने, वो रिमूव कर सकती है इस विजुअल्स को, क्योंकि उनके राइट्स उनके पास ही है। लेकिन जिस विजुअल्स को वो ऑथोराइज किया हुआ है, तो उसका राइट्स जो होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के पास आ जाते हैं, और कह सकते हैं कि इसको वो डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, नोटिफिकेशन के आपको नोटिफाई करने के बाद ही वो रिमूव होगा, ठीक है। सो कंपेयर टू ये टिक मार्क वाले कस्टम विजुअल्स यूज करना हमेशा सेफ रहता है। तो हम बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमेशा अगर कस्टम विजुअल्स यूज करने हैं तो टिक मार्क वाले ही कस्टम विजुअल्स यूज करते हैं। तो लेट से मैंने इस कस्टम विजुअल्स को सेलेक्ट किया, अगर इसको मुझे अपने पावर बीआई में लेके आना है तो उस विजुअल्स को मैं सेलेक्ट कर दूंगा, वो विजुअल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे उसका कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अगर वो फ्री वाला है तो फ्री वाला यहाँ पे ऐसे लिख के आएगा कि फ्री है, अगर नहीं है तो जैसे यहाँ पे देखा प्लान्स एंड प्राइसिंग वगैरह आया है, तो ये उस पर्टिकुलर विजुअल्स के उन्होंने प्राइसिंग वगैरह दिए हुए हैं। तो लेट से मैं अगर इसको ऐड करता हूँ, तो ये अगर मुझे ऐड करना है तो मैं इस ऐड बटन पे क्लिक करूँगा, और फिर ऐड होने के बाद वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो विजुअल, और आपको एक ऐसा मैसेज आएगा कि इम्पोर्ट सक्सेसफुली करके,
और इस यहाँ पे ये डिफॉल्ट विजुअल्स के नीचे यहाँ पे वो ऐड हो जाता है। ठीक है, लेट से वेट करते हैं ऐड होता है कि नहीं वो। कोड सक्सेसफुली अभी आया है, ओके किया मैंने। इसको मैंने क्लोज किया। देखो ये यहाँ पे वो एक्स वीज परफॉर्मेंस फ्लो करके कुछ कस्टम विजुअल है वो यहाँ पे ऐड हुआ है। फिर आप इसको क्लिक करके नॉर्मली जैसे आप इस विजुअल्स को यूज़ करते थे वैसे ही इस विजुअल्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो फिर उसके लिए जो जो ऑप्शन है आपको वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, कस्टम विजुअल्स को यूज़ करने के लिए पहले आपको उसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स वो पढ़ने होते हैं, उसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके आप उस विजुअल्स को यूज़ कर सकते हो। फिर जैसे यहाँ पे बोला कुछ हायरार्किकल फील्ड है, पेरेंट फील्ड है, स्पार्क लाइन वगैरह कुछ है इसमें बहुत सारा। ठीक है, कस्टम विजुअल्स कंसेप्ट समझ में आ गई कि कस्टम विजुअल्स क्या होते हैं करके। बेसिकली कस्टम विजुअल्स इज अ थर्ड पार्टी विजुअल्स होते हैं, बस इतना याद रखिए। डिफॉल्ट विजुअल्स नहीं होते हैं वो। हमें अगर कोई विजुअल्स जो मतलब हमारी जो डिफ़ॉल्ट वाले विजुअल्स है वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, हमें कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम कुछ कस्टम विजुअल्स यूज़ करते हैं जो कि थर्ड पार्टी ने बनाए होते हैं। वो फ्री के भी हो सकते हैं और प्राइस वाले भी हो सकते हैं। डिपेंड्स करता है कि वो डेवलपर्स अगर वो फ्रीली अवेलेबल है तो इट्स ओके, लेकिन मोस्टली वो कुछ इट हैविंग सम कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, ओके। तो कल से हम डैक्स और रिपोर्टिंग स्टार्ट करेंगे बनाना, रिपोर्ट बनाना और साइमल्टेनियसली डैक्स लॉजिक बनाना कल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑल गुड। सर अभी वैसे सर ये क्लास अभी कितने समय और चलेगी लगभग? ब्रदर देखो अभी तो जस्ट अपन ने क्यूरी और लगभग पकड़ लो एक 12 13 दिन तो चलेगी और, ओके सर। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कवर करना बाकी है और ना, ये रिपोर्ट्स हो गए लगभग हम एक 40-50% के हिसाब से तो आ गए हैं सिलेबस। इम्पोर्टेंट चीज़ें अभी भी बाकी है कवर करना, ओके सर। क्योंकि मोस्टली रिपोर्ट जनरेशन और डैक्स में हमारा टाइम जाएगा। बाकी सर्विसेज का जो पार्ट है वो तो हो जाता है लगभग 2-3 दिन में हो जाएगा। बट मोस्टली ये ओके सर। इस पार्ट को ही टाइम लगता है जो डैक्स जो है बीच में। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं फिर कल सेम टाइम। गुड नाइट, बाय। सर कल सैटरडे क्लास रहेगी? हाँ रहेगी ना, संडे को नहीं रहेगी क्लास, सैटरडे को रहेगी। ओके सर, बाय।